गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरावली पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना के बारे में आपसे चर्चा की। पुष्प जो है वो पौधे की एक लैंगिक अंग होता है। पुष्प जो है एक पौधे का क्या होता है? लैंगिक अंग होता है। फ्लावर इज द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। पुष्प जो है एक रूपांतरित प्ररो होता है। पुष्प का सबसे निचला भाग जो पौधे के तने से या किसी पौधे की पत्ती के अक्ष से जुड़ा होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? पुष्परंध्र कहा जाता है। पुष्परंध्र के ऊपर क्या पाया जाता है? एक प्यारेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे पुष्पासन या थैलेमस कहा जाता है। पुष्पासन के ऊपर पुष्प के 4 चक्र उपस्थित होते हैं। एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना के 4 चक्र क्या है? इस पुष्पासन पर पाए जाते हैं। और इस प्रकार का जो पुष्प होता है वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्ववर्ती, ठीक है, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय कहा जाता है। सुपीरियर ओवरी के नाम से जानते हैं। इस पुष्पासन के ऊपर बाह्य दल कुंज पाया जाता है, दल कुंज पाया जाता है, पुंज पाया जाता है, जायंग पाया जाता है। आपको मैंने बताया कि पुष्प का सबसे जो बाहरी भाग होता है उसे बाह्य दल कुंज कहते हैं। ये हरे रंग का होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, ठीक है, पौधे को पोषण प्रदान करता है। बाह्य दल पुंज की एक इकाई को बाह्य दल या उसे सेपल कहा जाता है। ये पुष्प का सबसे भारी चक्र होता है। इस बाह्य चक्र के अंदर की तरफ क्या पाया जाता है? दल पुंज, जिसे कोरेला कहते हैं। कोरेला जो होता है वो रंगीन होता है, ठीक है, और ये विभिन्न प्रकार के क्या है? कीटों को अपनी ओर क्या है? आकर्षित करता है। अर्थात दलपुंज जो होता है वो पादपों में कीट परागण की क्रिया या पर परागण की क्रिया में सहायक होता है। दलपुंज की एक इकाई को क्या कहा जाता है? दल कहा जाता है, पीटल कहा जाता है। दलपुंज का अंदर की तरफ पुष्प का तीसरा चक्र पाया जाता है जिसे पुंज या उसे नरजन्नांग कहा जाता है। पुंज की एक इकाई को क्या कहा जाता है? या एक सदस्य को पुंकेसर कहा जाता है। देखिए, ये एक पुंकेसर की संरचना है। पुंकेसर की संरचना 3 भागों में बटी होती है। पुंकेसर का सबसे शीर्ष भाग होता है उसे परागकोश कहते हैं, ठीक है। परागकोश और पुतंतु को जोड़ने का कार्य जो करता है वो योजी ऊतक होता है। तीसरा जो पतली लंबी नलिका की समान संरचना है वो क्या है? पुतंतु। परागकोश जो होता है वो बेलन के आकार की संरचना के रूप में क्या है? पाया जाता है। परागकोश को जब काटा जाता है, पोलन सैक को जब अनुप्रस्थ रूप में काटा जाता है तो उसके अंदर आप देखिए परागकोश की संरचना 2 पालियों से मिलकर बनी होती है। आपको बताया अधिकांशतः आवर्तबीजी पादपों में परागकोश द्विपालित होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे आप देखिए 2 पालियों के रूप में आप देख रहे हो। यहाँ पे एक पाली के अंदर जब इसको काटा जाता है एक पाली को तो उसमें 2 कोष्ठ दिखाई देते हैं। दूसरी पाली में भी कितने कोष्ठ दिखाई देते हैं? 4। अधिकांशतः आवर्तबीजी पादपों में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। इन 4 कोष्ठों को लघु बीजाणुधानी या इन्हें परागधानी कहा जाता है। परंतु मालवेसी कुल के पादप जो होते हैं वो एक पालित होते हैं और ये एक पालित संरचना को यदि अनुप्रस्थ रूप में काटा जाए, अनुप्रस्थ रूप में काटा जाए तो यहाँ पर कितने कोष्ठ दिखाई देंगे? 2 चैम्बर दिखाई देंगे, 2 कोष्ठ दिखाई देंगे, ठीक है। अर्थात यहाँ पर 2 परागधानियां पाई जाती है, ठीक है, या 2 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। परागकोश को जोड़ने का कार्य भी क्या करती है? योजी ऊतक। योजी ऊतक जो होते हैं वो परागकोश और पुतंतु को जोड़ने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं।
देखिए पुतंतु एक पतली लंबी नलिका की समान संरचना के रूप में पाया जाता है, जो पुष्पासन के आधारीय भाग से क्या होता है, जुड़ा होता है, लगा होता है। ठीक है, ये एक जनन अक्षम संरचना होती है। पुतंतु भी क्या होता है, एक जनन अक्षम संरचना होती है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक चर्चा कर चुके थे। आज जो हम बात करेंगे एक प्रारूपिक पुष्पिकी संरचना का ये सबसे आंतरिक भाग है, यानी कि जायंग पर आपसे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे परागकोश या लघु बीजाणुधानी की संरचना पे बात करेंगे। देखिए हाँ भाई, तो देखिए हम बात कर रहे हैं एक पुष्प के आंतरिक संरचना पे बात कर रहे थे, और ये क्या है, ये क्या है, पुष्प जो है एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का सबसे आंतरिक भाग है, जिस पर आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इस संपूर्ण संरचना को मादा जननांग कहा जाता है। मादा जननांग, या इसे बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से इसे जानते हैं। इस मादा जननांग को हम क्या कहते हैं, जायांग भी इसे कहा जाता है। कई बार इसे हम लोग स्त्री केसर भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए जायांग जो होता है उसकी एक इकाई को क्या कहा जाता है, या एक सदस्य को क्या कहा जाता है, अंडक या कार्पेल कहा जाता है। अंडक कह सकते हैं या उसे क्या कहते हैं, कार्पेल। जायंग की एक इकाई को या एक सदस्य को, एक इकाई को या एक सदस्य को क्या कहा जाता है, अंडक या उसे कार्पेल कहा जाता है। देखिए जायंग की जो संरचना होती है उसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। देखिए ये सबसे शीर्ष भाग होता है जिसे कहा जाता है वर्तिकाग्र, इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्टिग्मा। देखिए मादा जननांग या जायांग की संरचना का यह सबसे शीर्ष भाग होता है, जिसकी संरचना कैसी होती है, घुंडीनुमा होती है, नोब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होती है। कैसी संरचना के रूप में होती है, घुंडीनुमा संरचना के रूप में होती है, जिसे क्या बोलते हैं, नोब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, कौन सी संरचना में, घुंडीनुमा संरचना के रूप में इसे जाना जाता है। बात क्लियर समझ आ गई। देखिए इस घुंडीनुमा संरचना पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, शर्करा पाई जाती है, फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है, वसा पाई जाती है, रेजिन पाया जाता है। और यहाँ पर क्या है कि परागकण क्या है, आते हैं, और परागकण आने के बाद इसी वर्तिकाग्र पर इस परागकण का क्या होता है, अंकुरण होता है। ठीक है, जब परागकण ठीक है वर्तिकाग्र पर आ जाता है तो वर्तिकाग्र पर उपस्थित जल होता है, शर्करा होती है, वसा होती है, रेजिन होता है, उन सबको ये परागकण क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने के पश्चात ये परागकण के अंदर क्या होता है, अंकुरण होता है। ठीक है, और परागकण के अंकुरण के फलस्वरूप यहाँ पर पराग नलिका का क्या हो जाता है, निर्माण। तो ये आप देखिए जायंग का सबसे शीर्ष भाग होता है जो घुंडीनुमा होता है, जिस पर परागकण क्या होते हैं, पोषण ग्रहण करते हैं, साथ में यहाँ पर परागकणों का क्या होता है, अंकुरण होता है। देखिए वर्तिकाग्र के नीचे ये क्या है, एक नलिका की समान संरचना आपको दिखाई गई है। इस नलिका के समान संरचना को क्या है, जायंग का ये दूसरा भाग है, जिसे क्या कहा जाता है, वर्तिका कहा जाता है। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, स्टाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे स्टाइल कहा जाता है। वर्तिका जो होती है वो एक पतली नलिका की समान संरचना होती है,
यहाँ पर क्या होता है आपको मैं बता दूं कि जब पराग कण से पराग नलिका निकल जाती है और पराग नलिका वर्तिका के संपर्क में आती है, तो यहाँ पर क्या है, इनके बीच में अंतर क्रिया होती है। ठीक है, और आपको बता दो पराग नलिका इसी वर्तिका में से होकर के क्या है, बाहर निकलती है। इस तरीके से इस वर्तिका जो होती है इसमें से क्या निकल रही है, पराग नलिका निकलती है। ठीक है, अधिकांशतः पादपों में ये वर्तिका जो होती है वो कैसी होती है, ठोस होती है। इसलिए जैसे ही पराग नलिका वर्तिका के संपर्क में आती है तो वर्तिका के द्वारा पैक्टिनेज एंजाइम का क्या है, स्राव किया जाता है, जिससे जो ठोस वर्तिका होती है अंदर से वो कैसी हो जाती है, खोखली हो जाती है, और आसानी से ये पराग नलिका किसमें प्रवेश कर जाती है, वर्तिका के अंदर प्रवेश कर जाती है। वर्तिका से वो अंडाशय में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। इज इट क्लियर? देखिए इसके बाद हमने बताया कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये वर्तिका कैसी होती है, खोखली होती है, होलो होती है। ठीक है, कुकुरबिटेसी जैसे कुल के पादप होते हैं उनमें वर्तिका मोस्टली कैसी होती है, खोखली होती है, होलो होती है। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट होता है वर्तिका। ठीक है, वर्तिका के नीचे आप देखेंगे एक फूली हुई संरचना आपको ये दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है, एक फूली हुई संरचना दिखाई दे रही है, जो कैसे दिखाई दे रही है आपको, अंडे के आकार की संरचना के रूप में दिखाई दे रही है। और इस अंडे के समान फूली हुई संरचना को क्या कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवरी कहा जाता है। देखिए आपको बता दिया मैंने कि जायंत की संरचना के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, अंडाशय का जब परिवर्धन होता है तो प्रारंभिक अवस्था में यहाँ पर अनेक छोटे छोटे कोष्ठनुमा क्या है, संरचनाएं पाई जाती है। क्या पाया जाता है, इस तरीके से अनेक कोष्ठनुमा संरचनाएं यहाँ पर क्या है, पाई जाती है, इस तरीके से। ठीक है, और ये कोष्ठ जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, ये कोष्ठों को हम कहते हैं, ये सारे जो कोष्ठ होते हैं उन्हें गर्भाशयी गुहा कहा जाता है। और ये गर्भाशयी गुहा किससे जुड़ी होती है, अपरा से जुड़ा होता है, और अपरा किससे जुड़ा होता है, बीजांड से जुड़ा होता है। ठीक है, और आपको हमने बताया कि इस बीजांड को क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। बीजांड अगर इस तरीके का हो तो मैंने आपको बताया, ठीक है, इन्हें बोलते हैं वियुक्तांडपी या एपोकार्पस के नाम से जानते हैं। यानी कि जिसमें बीजांड जो होते हैं या अंडक जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते, अंडक आपस में एक दूसरे से पृथक हों, इस प्रकार के बीजांड को वियुक्तांडपी कहा जाता है। और जिसमें इस तरीके से आपस में एक दूसरे से 2 अंडक आपस में जुड़े हों तो उन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्तांडपी, या उन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सिनकार्पस कहा जाता है। तो यहाँ हमने आपसे क्या है, एक पुष्पीय पादप जो होता है, ठीक है, एक पुष्पीय जो पादप होता है उसकी संरचना के बारे में बात कर ली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक पुष्पीय पादपों में जनरल जानकारी हम दे रहे हैं कि पुष्पीय पादपों में जनन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आपको हमने बताया कि अधिकांशतः जो पादप होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, उनमें एक नरजन्नांग पाया जाता है, दूसरा क्या पाया जाता है, मादा जन्नांग पाया जाता है। तो ये तो क्या हो गया, नरजनक हो गया, और ये क्या हो गया, मादा जनक। जनक को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, पी के द्वारा। देखिए नर पुष्प को क्या है, नरजन्नांग को क्या कहा जाता है, पुमुंग कहा जाता है, एंड्रोसियम कहा जाता है। और मादा जन्नांग को क्या कहा जाता है, जायांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जायांग कहा जाता है। आपको मैंने बताया कि पुमुंग की जो एक इकाई होती है, पुमुंग की जो एक इकाई होती है, उस एक इकाई को क्या कहा जाता है, आपको मैंने बताया उसे परागकोश कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? परागकोश। और परागकोश पे भी मैंने आपसे अभी बात की थी कि जो परागकोश होता है उसका अनुप्रस्थ काटते हैं तो उसमें क्या पाए जाते हैं? कोष्ठ पाए जाते हैं। और उन कोष्ठों को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम उसे क्या है? कहा जाता है। जब परागकोश के अंदर क्या होता है या लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। परागकोश के अंदर या लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किनका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कण एक प्रकार से हम इनको क्या कह सकते हैं? नर युग्मक भी कहते हैं। नर युग्मक न कहें तो इन्हें हम क्या है, ठीक है, सामान्य रूप से क्या कह सकते हैं? लघु बीजाणु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लघु बीजाणु भी कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर मादाओं में बात करें तो जायंग की, ठीक है, जायंग की एक इकाई या एक सदस्य को क्या कहा जाता है? अंडक कहा जाता है। अंडक ने कहें तो उसे हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, उसे अंडक या उसे क्या कह सकते हैं? स्त्री केसर कह सकते हैं। ठीक है, और अंडक जो होता है, ठीक है, अंडक जो होता है उसको आप लोग क्या है? एक प्रकार से, ठीक है, गुरु बीजाणुधानी भी कह सकते हैं। यानी कि अंडक में क्या होगा? जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, या बीजांड में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, या गुरु बीजाणुधानी में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो वहां पे क्या है? मादा युग्मक का निर्माण होगा। मादा युग्मक न बोले तो वहां पर किसका निर्माण होगा? अंडे का क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक है, और आपको हमने बताया कि जब नर युग्मक मादा की वर्तिक अग्र पर क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं, तो आवर्त बीजी पादपों में द्विनिषेचन और त्रिसंलयन की क्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, किसका निर्माण? निषेचन की क्रिया होती है, द्विनिषेचन और त्रिसंलयन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप क्या है? यानी कि फलों का और बीजों का क्या होता है? निर्माण होता है। अंडाशय से फलों का निर्माण होता है और बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीजों का निर्माण होता है। इज इट क्लियर? ये दो बातें आपके यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, देखिए अब मैं बात करने जा रहा हूं यहां से आगे। तो ये तो मैंने आपको सामान्य रूप से बता दिया है, और आपको हमने बताया कि पुंगुंग और जायंग जो होते हैं वो पुष्प के कौन से अंग होते हैं? आवश्यक अंग होते हैं, एसेंशियल ऑर्गन होते हैं। जबकि बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो होते हैं वो पुष्प के कौन से अंग होते हैं? सहायक अंग होते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे चर्चा करने वाले हैं वो है परागकोश की संरचना। ठीक है, और परागकोश की संरचना न बोले तो हम देखिए लघु बीजाणुधानी की संरचना, क्योंकि परागकोश जो है वो क्या है? एक भारी संरचना होती है नरजन्नांग की, ठीक है, या पुंगुंग की एक इकाई की एक बाह्य संरचना होती है। इसलिए अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक लघु बीजाणुधानी की संरचना। किसकी संरचना? लघु बीजाणुधानी की संरचना पर आपसे क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। लघु बीजाणुधानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, गुरु बीजाणुधानी की संरचना। देखिए हम बात करते हैं गुरु बीजाणुधानी की संरचना किस प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए तो ये आपको पता है कि ये क्या है? ये संरचना जो आपको दिखाई गई है, इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर, या इसे इंग्लिश में स्टेमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे स्टेमन कहा जाता है।
स्टेमन या पुंकेसर की संरचना के मैंने 3 भाग बताए। ये पहला भाग है जिसे क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि इस संरचना को क्या कहा जाता है, योजी ऊतक या इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और इस संरचना को क्या कहा जाता है, इसे पुतंतु या इसे क्या कहा जाता है, फिलामेंट के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, आप देखिए कि परागकोश को बाहर से देख रहे हैं तो इनकी संरचना कैसे दिखाई दे रही है, बेलन के आकार में दिखाई दे रही है। और आपको बताया कि परागकोश को हम ऐसे काट रहे हैं, अनुप्रस्थ रूप में। कैसे काट रहे हैं, अनुप्रस्थ रूप में काट रहे हैं। तो अनुप्रस्थ रूप में काटेंगे तो इनकी संरचना कैसी दिखाई देगी, आप देखिए। इनकी संरचना जो है वो कैसी दिखाई दे रही है, इस प्रकार की। यानी कि इनकी जो संरचना होती है वो एक प्रकार से कैसी दिखाई दे रही है, यानी कि वृत्ताकार संरचना के रूप में क्या है, दिखाई देते हैं। आप देखिए इस पराग को, इस पाली को काटा, भाई आवर्तबीजी पादपों में परागकोश द्विपालित होता है, बाइलोग होता है। इस वाले को काटा केवल मैंने, इस वाले को, तो यहाँ पर दो क्या बने, ये कोष्ठ बन गया, दूसरा ये कोष्ठ। इन कोष्ठों को क्या कहा जाता है, लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। और इसी लघु बीजाणुधानी में अर्धसूत्र विभाजन होता है, और अर्धसूत्र विभाजन होता है तो पराग कणों का क्या होता है, निर्माण। बात समझ आ गई? तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक प्रकार की लघु बीजाणुधानी। इस दूसरे परागकोश को काटा, जब इसको काटा जाएगा तो यहाँ भी 2 कोष्ठ बनते हैं, और इन दोनों कोष्ठों को क्या कहा जाता है, इन दोनों कोष्ठों को लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। आप देखिए यहाँ पे 2 कोष्ठ बन गए, इनको लघु बीजाणुधानी, यहाँ भी 2 कोष्ठ बन गए, इनको भी लघु बीजाणु। यानी कि आवर्तबीजी पादप द्विपालित होते हैं, इसलिए वहां पर 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। मालवेसी कुल के पादप एक पालित होते हैं तो वहां पे 2 कोष्ठ बनते हैं, 2 कोष्ठ बनेंगे तो वहां पे लघु बीजाणुधानी भी कितनी बनेगी, ठीक है, 2 कहलाएगी। ठीक है, 2 लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होगा। तो हम इसी संरचना के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, और इसी संरचना को कौन सी संरचना कहते हैं, लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। देखिए लघु बीजाणुधानी की जो संरचना होती है उसकी संरचना के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। ठीक है, तो लघु बीजाणुधानी की संरचना के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। देखिए तो लघु बीजाणुधानी की संरचना के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक को कहा जाता है परागधानी भित्ति, परागधानी भित्ति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल के नाम से जानते हैं। और दूसरी संरचना आपको जो बताई गई है उसे कहा जाता है बीजाणु जनन कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका, और अगर सही बोलना चाहें तो बीजाणु मात्र कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं, स्पोर मदर सेल के नाम से इन्हें क्या है, जाना जाता है। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना के 2 भाग हो गए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परागधानी भित्ति के बारे में। देखिए लघु बीजाणुधानी की संरचना जो होती है, ठीक है, उसके सबसे भारी भाग को परागधानी भित्ति कहते हैं। और परागधानी जो भित्ति होती है उसकी संरचना मुख्य रूप से 4 स्तरों से मिलकर बनी होती है। कितने स्तरों से मिलकर बनी होती है, 4 स्तरों से मिलकर के बनी होती है। एक को कहा जाता है बाह्य त्वचा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। दूसरे को कहा जाता है अंतःस्थीशियम, अंतःस्थीशियम, इंग्लिश में इसको कहा जाता है एंडोथीशियम। तीसरी को कहा जाता है मध्य परत। क्या कहा जाता है, मध्य परत।
इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और चौथी जो संरचना होती है उसको कहा जाता है टैपेटम। क्या बोलते हैं भाई? टैपेटम के नाम से इसे क्या है, टैपेटम के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। तो परागधानी भित्ति की संरचना के कितने भाग होते हैं? 4। नंबर 1 बाह्य त्वचा, नंबर 2 अंतःथिसियम, नंबर 3 मध्य परत और नंबर 4 टैपेटम। देखिए जैसे मैं इस लघु बीजाणुधानी में बना रहा हूं, तो सबसे भारी संरचना आप इस तरीके की देख रहे हैं। तो इस प्रकार की संरचना को क्या बोलते हैं? परागकोश या लघु बीजाणुधानी होती है, उसकी बाह्य जो सतह होती है या सबसे भारी परत होती है उसे बाह्य त्वचा या उसे एपिडर्मिस कहते हैं। ये संरचना जो दिखाई दे रही है वो एपिडर्मिस की कहलाएगी, बाह्य त्वचा की कहलाएगी। और बाह्य त्वचा का एक स्तर मैंने यहाँ पर बनाया, केवल एक स्तरीय होती है। बाह्य त्वचा के कितने स्तर पाए जाते हैं लघु बीजाणुधानी के अंदर? केवल एक स्तर पाया जाता है। ठीक है, तो ये बाह्य त्वचा होती है, एक स्तरीय होती है। इनकी कोशिकाएं कैसी होती है? दीर्घित होती है, आयताकार रूप में पाई जाती है। तीसरा मैं आपको बता दूं, ये बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं वो लघु बीजाणुधानी की क्या करती है? सुरक्षा करने में क्या होती है? सहायक होती है। या हम कह सकते हैं कि एपिडर्मिस जो होती है वो परागकोश या लघु बीजाणुधानी की बाह्य सतह की या बाह्य सतह की बाह्य आघातों से क्या करती है? सुरक्षा करने में सहायक होती है। देखो एपिडर्मिस के नीचे दूसरा स्तर पाया जाता है, और एपिडर्मिस के नीचे जो दूसरा स्तर पाया जाता है उसकी कोशिका आप देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके की है। इनकी कोशिकाएं आकार में कैसी होती है? बड़ी होती है, दीर्घित अवस्था में होती है, बिग होती है, दीर्घित अवस्था यानी कि इलोंगेटेड फॉर्म के अंदर क्या है? पाई जाती है। ठीक है, इस स्तर को क्या कहा जाता है? ये स्तर भी केवल एक ही स्तर का बना होता है। कितने स्तर का बना होता है? केवल एक ही स्तर का ये वाला पार्ट भी बना होता है। तो बाह्य त्वचा के नीचे लघु बीजाणु का या परागधानी भित्ति का दूसरा स्तर पाया जाता है, और उस दूसरे स्तर को क्या कहा जाता है? अंतःथिसियम। क्या कहा जाता है उसे? अंतःथिसियम, या उसे इंग्लिश में क्या बोलता है? एंडोथीसियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंडोथीसियम के नाम से जानते हैं। इस एंडोथीसियम के अंदर देखें तो यहाँ पर क्या पाई जाती है? इस तरीके से प्रत्येक कोशिका में रेशेदार क्या पाई जाती है? सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रेशेदार होते हैं, फाइबर्स। ठीक है, इन अंतःथिसियम के अंदर की तरफ क्या पाई जाती है? रेशेदार, ठीक है, सेलुलोज की क्या पाई जाती है? यहाँ पर पट्टी पाई जाती है। तो प्रत्येक कोशिका में आप देखिए सेलुलोज की पट्टियां पाई जा रही है, और वो भी कैसे पाई जा रही है? फाइब्रस पाई जाती है, रेशेदार पाई जाती है। ये कैसी होती है? आर्द्रताग्राही होती है। और ये क्या काम करते हैं मैं आपको बता दूं, सेलुलोज की रेशेदार जो पट्टियां होती है वो एक काम करती है। जब परागकोश का क्या होता है? स्फुटन होता है, तो परागकोश के स्फुटन के अंदर क्या होती है? सहायक होती है। ठीक है, तो ये परागकोश के स्फुटन के अंदर क्या है? सहायक होती है, और ये कैसी होती है? आर्द्रताग्राही होती है। देखिए अंतःथिसियम के बाद मैं आपको तीसरे बिंदु पर बात कर रहा हूं। अंतःथिसियम के नीचे क्या है? आप देखिए इस तरीके से ये कौन सा पाया जाता है? अंतःथिसियम के अंदर की तरफ आप देखिए ये पतली कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, और इनके स्तर आप देख रहे हो यहाँ पर कितने पाए जाते हैं? 1 से लेकर के 3 स्तर पाए जाते हैं। और इन 1 से 3 स्तरों को क्या कहा जाता है? मध्य परत कहा जाता है। ये 3 परत कौन सी हो गई है? मध्य परत के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? मिडिल लेयर के नाम से इसे क्या है? जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मिडिल लेयर के नाम से जानता है। ठीक है, दोबारा ध्यान से सुनिएगा कि ये एंडोथीसियम जो होता है, एंडोथीसियम के नीचे, ठीक है, परागधानी जो भित्ति होती है उसके अंदर क्या पाई जाती है? मध्य परत का स्तर पाया जाता है।
मध्य परत का जो स्तर होता है वो कम से कम या तो एक स्तर होगा या ज्यादा से ज्यादा कितने स्तर होंगे, 3। तो यहाँ पे मैंने 3 स्तर आपको दिखाए, 1 स्तर, 2 स्तर और 3 स्तर। इनकी कोशिकाएं कैसी होती है, पतली होती है और कैसी होती है, छोटी होती है और कैसी होती है, थोड़ी सी लंबी होती है, ठीक है। इसलिए पतली और छोटी क्या होती है, इनकी कोशिकाएं होती है। और ये मध्य परत की जो कोशिकाएं होते हैं वो क्या काम करती है कि नष्ट होने से पहले, मध्य परत की कोशिकाएं नष्ट होने से पहले, डैमेज होने से पहले, डेस्ट्रॉय होने से पहले, ठीक है, ये क्या काम करती है, बीजाणु मात्र कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने के पश्चात क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। बीजाणु मात्र कोशिकाओं को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है और पोषण प्रदान करने के बाद वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। देखिए मध्य परत आपको समझ आ गया। तो ये 3 स्तर मैंने अभी किसके बता दिए हैं, परागधानी भित्ति के। इसलिए मैंने बोला लघु बीजाणुधानी की संरचना के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, परागधानी भित्ति और बीजाणु जनन कोशिका। परागधानी भित्ति की संरचना 4 स्तरों से मिलकर के बनी होती है, 4 परतों से मिलकर के बनी होती है। सबसे भारी परत को एपिडर्मिस बोलते हैं, उससे आंतरिक परत को एंडोथीसियम कहते हैं, उसके अंदर वाली परत को मध्य परत कहते हैं और सबसे अंतिम परत जिस पर हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है टैपिटम की कोशिकाएं। देखिए टैपिटम की कोशिकाएं जो होती हैं वो आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है, एक स्तरीय होती है, आकार में कैसी होती है, बड़ी होती है, एक स्तरीय होती है, एक केंद्रित भी होती है और कुछ पादप जो होते हैं उनके परागकोश या लघु बीजाणुधानी के टैपिटम में एक से अधिक क्या है, केंद्रक भी पाए जाते हैं, यानी कि वो बहुकेंद्रीय होते हैं। टैपिटम की कोशिकाएं कैसी होती है, बहुकेंद्रीय होती है। कोशिका आकार में बड़ी होती है, दीर्घित अवस्था में पाई जाती है, इलोंगेटेड फॉर्म के अंदर पाई जाती है, एक केंद्रित होती है। कुछ पादपों में कैसी होती है, बहुकेंद्रित भी होती है। कैसी होती है, बहुकेंद्रित अवस्था के रूप में ये क्या है, पाई जाती है। आपको बताया यहाँ पर कि टैपिटम की कोशिकाएं भी क्या होती है, नष्ट होने से पहले, टैपिटम की कोशिकाएं भी नष्ट होने से पहले बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने के पश्चात क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। बीजाणु जनन कोशिकाओं को नष्ट, यानी कि बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने के पश्चात क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। बात समझ आ गई आप सभी के। तो ये क्या करती है, पोषण प्रदान करने का कार्य करती है और पोषण प्रदान करने के पश्चात क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। देखिए तो यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है, तो हमने बताया कि परागधानी की जो भित्ति होती है वो 4 स्तरों से मिलकर बनी होती है, बाह्य त्वचा, अंतःथीसियम, मध्य परत और टैपिटम। टैपिटम पर हमने बात कर लिया कि टैपिटम की कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है, दीर्घित अवस्था में होती है, एक केंद्रीय होती है, कुछ पादपों में ये कैसे होता है, बहुकेंद्रीय होती है, ठीक है। देखिए तो हमने अभी तक केवल इसके बारे में बात किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो टैपिटम के प्रकार पढ़ेंगे। टैपिटम के प्रकार के पश्चात हम बीजाणु जनन जो कोशिकाएं होती हैं, स्पोरोजीनस, स्पोर मदर जो सेल्स होती है, ठीक है, या स्पोरोजीनस सेल्स होती है, उन स्पोरोजीनस सेल्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। Till then, all of you take care. Bye Corona. Be safe. Be happy. Thanks very much. लास्ट एक बात और ध्यान से सुनना, यदि किसी को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, यू विल कॉन्टैक्ट मी, यू विल कॉल मी एंड टेल मी योर प्रॉब्लम, ठीक है। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।